नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल हिंदी साहित्य विद एबी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस चैनल पर यूजीसी नेट हिंदी के पाठ्यक्रम के यूनिट 7 हिंदी कहानी की श्रृंखला अभी जारी है और इसी क्रम में हमारी अगली कहानी है राजा निर्बंसिया, जिसके लेखक हैं कमलेश्वर। कमलेश्वर जो है नई कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकारों में से एक हैं और इनकी कहानी राजा निर्बंसिया सर्वाधिक चर्चित कहानी है। क्यों है? क्योंकि यह दोहरे कथानक वाली हिंदी की पहली कहानी मानी जाती है। इस कहानी के लेखक कमलेश्वर का जन्म जो है 6 जनवरी 1932 ईस्वी में हुआ है, जबकि इनकी रचना का प्रकाशन वर्ष सन 1957 ईस्वी है, जो कि राजा निर्बंसिया कहानी संग्रह में ही प्रकाशित हुई है। तो चलिए हम सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कहानी के लेखक कमलेश्वर के बारे में। इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इससे ही आप समझ सकते हैं कि कमलेश्वर जो है कितने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं आधुनिक हिंदी साहित्य में। इन्होंने न सिर्फ हिंदी साहित्य के क्षेत्र में अपना लेखन कार्य किया, बल्कि फिल्म और टेलीविज़न के क्षेत्र में भी कई सफल फिल्म और सफल धारावाहिक लिखे। उदाहरण के लिए चंद्रकांता, बेताल पच्चीसी इनके सफल धारावाहिक में शामिल हैं, जबकि फिल्मों में मिस्टर नटवरलाल, द बर्निंग ट्रेन जैसी फिल्में जो हैं शामिल हैं। इसके अलावा इन्होंने कई कहानी संग्रह, उपन्यास एवं कई रचनाएं लिखी हैं और कई पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। विहान इनकी पहली पत्रिका है और इसका संपादन कार्य उन्होंने 1954 में आरंभ किया था। इसके अलावा इनकी अन्य पत्रिकाएं नई कहानियाँ, सारिका, कथा यात्रा, गंगा, इंगित इत्यादि हैं। और दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर का नाम तो आपने सुना ही होगा, क्योंकि ये दोनों न्यूज़पेपर है और आज भी जारी हैं। तो दैनिक जागरण से ये 1990 ईस्वी में जुड़े और दैनिक भास्कर से वे 1997 से लगातार जुड़े हुए थे। इसके अलावा इनके प्रमुख उपन्यासों में कितने पाकिस्तान, जो कि सन 2000 में लिखा गया, एक और चंद्रकांता, लौटे हुए मुसाफिर, रेगिस्तान, काली आंधी, डाक बंगला, तीसरा आदमी, ये सारे उपन्यास इन्होंने लिखे हैं। और इनके कहानी संग्रह में राजा निर्बंसिया, कस्बे का आदमी, जार्ज पंचम की नाक, खोई हुई दिशाएं, मांस का दरिया, ये सारे इनके प्रमुख कहानी संग्रह में आते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इनकी जो एक कहानी है जार्ज पंचम की नाक, जो कि व्यंग्यात्मक शैली में लिखी गई 1961 ईस्वी में, उस समय इसका व्यंग जो है इतना तीखा था कि इसके एवज में कमलेश्वर को अपनी सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और उस समय कांग्रेस की सरकार थी और उसमें व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली में ये कहानी लिखी थी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारी इस क्लास में और जानते हैं राजा निर्बंसिया कहानी के कुछ प्रमुख तथ्य। इसके प्रमुख तथ्यों में सबसे पहले आता है इसका प्रकाशन वर्ष, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। ये कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1957 ईस्वी और यह कमलेश्वर का पहला कहानी संग्रह है। इस कहानी की विषय वस्तु की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्राचीन और आधुनिक युग की दो समांतर कथाएं साथ में चलती हैं। एक होती है राजा निर्बंसिया की कथा और दूसरी जगपति और चंदा की कथा। इसमें एक और मध्यवर्गीय परिवार की कथा है तो दूसरी ओर लोक कथा के नायक यानी कि राजा रानी की कथा है। यह कहानी जो है आधुनिक जीवन की विसंगतियों का चित्रण करती हुई नई कहानी है। इसमें चंदा जो है जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक समस्याओं से जूझ रही है और हताश है। इस कहानी में जगपति के अंतर्द्वंद, पारिवारिक तनाव, कर्ज के बोझ से उपजी मजबूरी और घुटन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं इस कहानी के पात्रों की। चूँकि इस कहानी में दो समांतर कथाएं साथ में चलती हैं, इस कारण से जो प्राचीन कहानी है, जो राजा रानी की कहानी है, उसमें रानी है और राजा निर्बंसिया हैं। इसके अलावा उनका एक मंत्री है। जबकि जो आधुनिक युग की कहानी है उसमें एक कथावाचक है जो कि मैट्रिक पास है और उसकी माँ जो है यानी कथावाचक की जो माता है वो बच्चों को राजा निर्बंसिया की कथा सुनाते रहती है। कथावाचक के स्कूल का दोस्त है जगपति।
तो जगपति की तुलना जो है राजा निर्बंसिया से की गई है और जगपति की पत्नी का नाम है चंदा। इसके अलावा जगपति की माँ का भी इस कहानी में जिक्र है, जिन्हें सांस का रोग है और इसी कारण से उनकी मृत्यु हो जाती है। इन सब के अलावा कहानी में एक और पात्र है जिसका नाम है बचन सिंह। बचन सिंह जो है अस्पताल में कंपाउंडर होता है और वही जो है जगपति का इलाज करता है। इसके गौण पात्रों में जमुना सुनार और एक जगपति की बेवा चाची का भी जिक्र इस कहानी में आता है। तो कहानी कुछ इस तरह शुरू होती है कि एक राजा निर्बंसिया थे, माँ कहानी सुनाया करती थी। इस वाक्य से कहानी का प्रारंभ होता है और उसके आसपास जो है 4-5 बच्चे होते हैं जो कि अपनी मुट्ठियों में फूल को दबाए हुए कहानी सुनने के लिए बैठ जाते हैं बहुत ही उत्सुकता से। और वहाँ सामने आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता है और 6 गौरें मिट्टी की रखी होती हैं। एक प्रमुख गौरा होती है जिस पर कि लाल बिंदी और सिंदूर चढ़ा होता है, जबकि 5 गौरें जो हैं उसके नीचे रखी होती हैं। पास ही में एक दिया जलता रहता है और इस तरह सब पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को इस कहानी का वातावरण जो है समझ में आ गया होगा और अब आप रानी और राजा निर्बंसिया की कहानी सुनने के लिए तैयार होंगे। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि एक थे राजा निर्बंसिया और उनकी एक बहुत ही प्यारी रानी थी। उनके राज्य में सब कुछ बहुत खुशहाल था, सभी लोग बहुत ही सुखी थे। एक दिन क्या होता है कि राजा जो है आखेट के लिए जाते हैं और 7 दिनों तक वापस नहीं लौटते। तो रानी को बहुत चिंता होती है, तो वह अपने मंत्री के साथ राजा की खोज में निकल पड़ती है। लेकिन जब रानी जो है मंत्री के साथ निराश होकर महल में लौटती हैं तो राजा को महल में ही पाती हैं और खुश हो जाती हैं। लेकिन राजा को जो है अपनी रानी का मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगता है, जबकि रानी राजा को समझाती है कि वह उन्हें खोजने के लिए ही अपने अटूट प्रेम के कारण मंत्री के साथ गई थी। हालांकि राजा और रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण से उन्हें बहुत ही चिंता रहती थी। इस कहानी में मैं राजा निर्बंसिया और रानी की कहानी जो है आपको सबसे पहले इसलिए सुना रही हूँ ताकि जब जगपति और चंदा की कहानी मैं आपको सुनाऊँ तो आप उसको राजा निर्बंसिया की कहानी से रिलेट कर सकें और समझ सकें कि किस तरह से प्राचीन और आधुनिक कथा को इस कहानी में समांतर रूप से चलाया गया है और ये एक दूसरे से किस प्रकार से संबंधित हैं। तो आगे कहानी कुछ इस प्रकार बढ़ती है कि राजा जो है रोज़ सवेरे टहलने जाते थे और इसी में उनको एक झाड़ू लगाने वाली महता रानी जो है मिलती है और राजा निर्बंसिया को देखकर ही अपना माथा पीटने लगती है। वह कहती है कि हाय राम, आज सुबह सुबह इनका मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। तो इसका यह वाक्य या यह कथन देकर आपको परीक्षा में पूछा जा सकता है कि यह किसका कथन है। तो यह महता रानी का कथन है। तो यह सुन कर के राजा को बहुत दुख होता है और वो अपने महल को लौट आते हैं। अपने मंत्री को वो हुक्म देते हैं कि उस महता रानी का घर जो है अनाज से भर दे और राजा जो है अपने सभी राजसी वस्त्र का और बाकी सब चीज़ों का त्याग करके जंगल की ओर चले जाते हैं। रानी को उसी रात सपना आता है कि तुम्हारी मनोकामना जो है आज पूरी होने वाली है। तो रानी जो है भेष बदल करके भटियारिन बनकर राजा के पास जा पहुंचती है और सुबह राजा के जगने से पहले ही सराय छोड़ महल में लौट आती है। राजा जो है सुबह उठ कर के दूसरे देश की ओर चले जाते हैं और 2 ही दिनों में पूरे राज्य में खबर फैल जाती है कि राजा जो है निकल गए हैं। इसके बाद कई वर्षों बाद राजा विदेश से बहुत सारा धन कमाकर अपनी गाड़ी में लाद कर अपने देश आते हैं और तभी जो है राजा की गाड़ी का पहिया जो है महल के कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ जाता है। सब कोशिश करते हैं उस पहिए को निकालने की, लेकिन वह निकलता नहीं है। तो एक पंडित बताते हैं कि सकट के दिन जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी ला कर के इसमें छुआ दे तो ये पहिया निकल जाएगा। वहीं 2 बालक खेलते रहते हैं।
तो वही ये जब सुनते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारी पैदाइश भी सकट की है, हम सुपारी तब लाएंगे जब तुम हमें अपना आधा धन देने का वादा करोगे। तो राजा बात मान लेते हैं। बालक अपने घर से सुपारी ला कर के छुआ देते हैं। फिर राजा के गाड़ी का पहिया जो है निकल जाता है और घर का रास्ता बताते आगे आगे चलने लगते हैं और गाड़ी जो है महल के सामने जा कर के रुक जाती है। राजा को बड़ा आश्चर्य होता है कि ये दो बालक जो है हमारे ही महल में कहाँ से आ गए। भीतर जब पहुँचते हैं तो रानी जो है बहुत खुश हो जाती है। पर राजा ने जब उन बालकों के बारे में रानी से पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। किंतु राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता है, जिसके कारण से रानी जो है बहुत दुखी हो जाती है। इसके बाद रानी जो है अपने कुल देवता के मंदिर जा पहुंचती है और अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए घोर तपस्या करती है। फिर उनके कुल देवता प्रसन्न होते हैं और अपनी दैवीय शक्ति से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल देते हैं। इस तरह से रानी के सतीत्व का राजा को प्रमाण मिल जाता है और वह रानी के चरण पकड़ लेता है और कहता है कि तुम देवी हो और यही मेरे पुत्र हैं। उस दिन से राजा फिर से अपना राजकाज संभाल लेते हैं। इसके बाद राजा जो है दो काम करते हैं। एक तो वे रानी के नाम से एक बहुत बड़ा मंदिर बनवाते हैं और दूसरा राज्य के जो नए सिक्के होते हैं उसमें बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू करते हैं, जिससे कि पूरे राज्य में उसको अपने उत्तराधिकारी की खबर फैल जाए। तो इस तरह से राजा निर्बंसिया की कहानी जो है समाप्त हो जाती थी और आसपास बैठे बच्चे जो है उस पर यानी कि गौरों पर फूल चढ़ाते थे। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको राजा निर्बंसिया की यह कहानी जो है समझ में आई या नहीं। अब इसके बाद हम इसी के समांतर कहानी जो जगपति और चंदा की है वो देख लेते हैं। तो इस कहानी में राजा निर्बंसिया की जगह है जगपति, रानी की जगह है चंदा। जिस तरह राजा और रानी की कोई संतान नहीं थी, उसी तरह जगपति और चंदा की भी कोई संतान नहीं है। इसमें जो है रानी अपने मंत्री के साथ राजा को खोजने के लिए निकल पड़ती है, तो उसी तरह से चंदा भी अपने पति को यानी कि जगपति को खोजने के लिए अस्पताल जाती है और वहाँ उसकी मुलाकात जो है बच्चन सिंह से होती है। तो अगर आप जानना चाहेंगे कि जगपति जो है अस्पताल कैसे पहुंचा, तो कहानी में होता यह है कि जगपति अपने दूर के रिश्तेदार दयाराम की शादी में गया रहता है और वहां डकैत आ जाते हैं, जिसके कारण से जगपति के जांघ पर गोली लग जाती है और उसके कूल्हे पर भी गोली लग जाती है और वह घायल हो जाता है और अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में जगपति का इलाज जो है बच्चन सिंह करता है। चूँकि जगपति को ताकत की दवाइयों की ज़रूरत होती है और उसके लिए ज़्यादा पैसे लगने वाले होते हैं, तो चंदा जो है जगपति से इस बारे में बात करती है, लेकिन जगपति जो है यह कहकर बात को टालने की कोशिश करता है कि कर्ज जो है कोढ़ का रोग होता है, एक बार लगने से तन तो गलता ही है, मन भी रोगी हो जाता है। लेकिन चंदा जो है जगपति से कहती है कि मैं उधार थोड़ी ही ले रही हूँ, मैं अपने हाथ का कड़ा जो है बेच रही हूँ और उसी के बदले आपके ताकत की दवाइयाँ जो है ले लूँगी। और इसी हाथ का कड़ा को देने के लिए वह बच्चन सिंह के पास पहुँचती है, लेकिन बच्चन सिंह जो है वह कड़ा लेता नहीं है और वापस चंदा को पहना देता है। इन हाथों के कड़े को चंदा जो है जगपति से छुपाए रखती है, लेकिन एक दिन जगपति जो है चंदा के सिरहाने के नीचे इन कड़ों को देख लेता है और उसे चंदा पर अविश्वास होने लगता है। चूँकि जगपति जो है बहुत दिनों से बीमार रहता है, इस कारण से वो एक वकील के यहाँ मुहर्रिर की जो नौकरी करता था वह जो है अब दूसरे को मिल गई रहती है। तो इस तरह से वह बेरोजगार रहता है और अपने आजीविका का साधन जो है ढूंढते रहता है। फिर एक दिन उसे जो है तालाब के सामने एक जगह मिल जाती है और वहाँ लकड़ी चीरने का काम और लकड़ी का टाल लगाने का काम मिल जाता है, जिसके कारण अब वह उसी में व्यस्त रहने लगता है। और एक दिन घर आते आते अपने घर में एक अपरिचित सी आवाज़ को सुनता है और बाहर से ही अनजान बनने के प्रयत्न से चंदा को आवाज़ देता है कि अरे चंदा, यह साइकिल किसकी है। तो चंदा जो है बताती है कि ये बच्चन सिंह हैं और तुम्हारे ही इंतज़ार में बैठे हैं।
फिर उस दिन के बाद से बच्चन सिंह का लगभग रोज़ ही आना जाना होने लगता है और जगपति जो है उसी के साथ घूमने लगता है। तो इस तरह से अब उसके पास काम हो जाता है और जब तक टाल पर कोई चौकीदार नहीं मिल जाता तब तक जगपति जो है रात को वहीं सोया करता था और सुबह जब लकड़ी चीरने वाले आते थे तो उस समय वह घर को आ जाता था। इधर बच्चन सिंह और जो जगपति है वो दोनों साथ में घर में ही खाना खाते थे। चंदा उनके लिए खाना बनाती थी। चूँकि बच्चन सिंह जो है मेहमान था तो इसलिए चंदा का ध्यान जो है उसकी थाली पर रहता ही था और वह उसकी थाली को खाली नहीं रहने देती थी, परोसते जाती थी। जबकि जो जगपति है वो एक बार सिर नीचे करके खाते ही रहते थे और एक गिलास पानी बस मांगते थे। जबकि चंदा जो है चौंक कर बोलती थी कि अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। तो इस तरह से चंदा के दिल को थोड़ी चोट पहुंचती थी। तो हमारे राजा निर्बंसिया वाली कहानी में मेहतरानी जैसे राजा को टॉन्ट करती है कि आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने क्या ही नसीब होगा। तो उसी तरह से एक बेवा चाची होती है जो जगपति को टॉन्ट करती है कि लो आ गए राजा निर्बंसिया। तो इस तरह से जगपति को वो बात जो है चोट कर जाती है और चंदा जो है कुछ समय बाद गर्भवती हो जाती है और सारे गांव में अफवाह फैल जाती है कि 6 साल से इनका ना बाल बच्चा हुआ है और ना कुछ। तो फिर ये बच्चा पता नहीं किसका ही होगा और किसका होगा वो कंपाउंडर का ही होगा। इन सब के कारण चंदा जो है स्वयं ही बोलती है कि मैं जो है अपने मायके जाना चाहती हूँ और मेरे भैया मुझे लेने आने वाले हैं। तो जगपति भी ठीक है करके बोल देता है। चंदा जो है रोने लग जाती है। फिर इन दोनों में बहस होती है। जगपति चंदा पर हाथ उठा देता है। इस तरह चंदा अपने मायके चली जाती है और एक दिन जब जगपति जो है लकड़ी के टाल पर बैठा होता है तब उसे मुंशी जी मिलते हैं जो उन्हें बताते हैं कि तुम्हारे ससुराल के नज़दीक वाले गांव में जब जाना हुआ था तो पता चला कि चंदा को लड़का हुआ है। मुंशी जी जगपति को यह भी बताते हैं कि चंदा जो है दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, लेकिन बच्चा जो है दीवार बन गया है। वो तो कहते हैं कि बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने के लिए तैयार हैं। जगपति को सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उसी रात जगपति जो है अपना सारा कारोबार त्याग करके अफीम और तेल पी करके मर जाता है, क्योंकि चंदा के पास तो ऐसी कोई दैवीय शक्ति नहीं थी कि वह जगपति को साबित कर सके या अपने स्वतित्व का या अपने प्रेम का प्रमाण दे सके। तो जिस तरह से राजा निर्बंसिया ने 2 काम करवाए थे जाने से पहले, उसी तरह जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़े थे, एक चंदा के नाम और एक दूसरा कानून के नाम। चंदा के नाम में उसने लिखा था कि तुम बच्चे को लेकर के चली आना। चंदा, आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर ज़रूर चली आना। कानून को उसने लिखा कि किसी ने मुझे मारा नहीं है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं और उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर ना आ जाए और आग उस बच्चे से दिलवाई जाए, बस। इस तरह से जगपति और चंदा की कहानी भी यहीं पे समाप्त हो जाती है। तो ये थी जगपति और चंदा की कहानी। आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको यह कहानी कैसी लगी और इस क्लास को ख़त्म करने से पहले हम इस कहानी की भूमिका से 2 महत्वपूर्ण कथनों को देख लेते हैं जो कि इस प्रकार हैं। पहला है, आज के हर कहानीकार में कुछ कहने के लिए एक अजीब सी अकुलाहट और बेबसी है जो निश्चय ही इस संक्रांति काल की देन है, जिसने एक ओर यदि हमारी संवेद्य शक्तियों पर दबाव डाला है तो दूसरी ओर हमारी चेतना को भी जागृत किया है। ये कथन जो है आपको राजा निर्बंसिया की भूमिका में मिलेगा। दूसरी पंक्ति है, नई कहानी की एक और भी उपलब्धि है, नई भाव भूमियों का सृजन। तो यह थी आपके मध्यवर्गीय परिवार के दाम्पत्य जीवन के बिखरावों को प्रदर्शित करने वाली कहानी, जो कि संतानहीनता की स्थिति में मानसिक पीड़ा का चित्रण करती है और साथ ही आर्थिक व्यवस्थाओं को भी दर्शाती है। तो कैसी लगी आपको आज की यह कहानी, हमें कमेंट सेक्शन के माध्यम से ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारी क्लासेस जो हैं अच्छी लग रही हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि यह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और इस चैनल का मोटिव भी पूरा हो सके।
तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, और तब तक के लिए हमारे साथ इसी चैनल पर बने रहिए और हमारे बाकी के वीडियोस को भी देखते रहिए। धन्यवाद।